इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। वैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है वर्क एनर्जी और पावर की, जब आप इसे डिफाइन करते हो तो हम कहीं भी किस टाइप का मोशन है इस बात के बारे में डिस्कशन नहीं करते। यानी कि वर्क एनर्जी और पावर ये हर टाइप के मोशन के लिए एक जैसी बात रहेगी, इनकी डेफिनेशन एक जैसी ही रहेगी। ठीक है, अच्छा इस बात को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि रोटेशन वाले इस चैप्टर में ये क्वांटिटीज किस तरीके से हमारे काम आएगी। बराबर है, अपन शुरुआत करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो आपको पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यदि मुझे डिफाइन करना हो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब तक हम देख के आए हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है और हमेशा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, यदि बॉडी आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन की बजाय रोटेशनल मोशन में आ जाए, ठीक है, वैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए आप ट्रांसलेशनल बोलो रोटेशनल बोलो एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट एक ही टाइप के मोशन पैरामीटर होंगे। तो सब ट्रांसलेशन बोलो रोटेशन बोलो आपकी मर्जी। मोर प्रिसाइजली मैं ये बोलूँ कि सपोज एक आपके पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट आर रेडियस की सर्कुलर ट्रैक पे चलने लग जाए, ये आपके पास आर रेडियस है, ये पॉइंट मास एम वी स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है। ठीक है, ये वी स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, तो आप बोलोगे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर, यही होनी चाहिए। और सर्कुलर मोशन पे इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए एक और पैरामीटर होता है कि आप लीनियर वैल्यूज, ये जो लीनियर क्वांटिटीज़ की बजाय आप इसके मोशन को एंगुलर क्वांटिटी से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं v और इसके जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है उसमें रिलेशन बता सकता हूँ। ये होता है ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और रोटेशनल मोशन के अंदर ये जो आपके पास एम वी स्क्वायर है इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख सकता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का। यानी कि यही आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ये दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी नहीं है भाई, ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है इसको लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, मैं इसकी बजाय ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। समझ में आ रही बात? अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तब तक तो बढ़िया है, और ये डिफाइन क्यों करते हैं उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारे लिए इस तरीके से कैलकुलेट करना कन्वीनियंट नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, बराबर है, इसका मास m है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट ये घूम रहा है, ये मैं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ, इसके अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा से। अब यहाँ पे यदि बोला जाए ये मैं ले रहा हूँ फिक्स एक्सेस, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन मैंने फिक्स कर रखी है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जाए इस पार्टिकल का या इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है ना हाफ एम वी स्क्वायर, ये वैलिड रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे हर एक पार्टिकल के लिए स्पीड इक्वल नहीं है, तो मुझे हर छोटे छोटे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा। बराबर है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लेता हूँ मैं dm, बराबर है, और इस dm वाले पार्ट की काइनेटिक एनर्जी बात करूँ तो एलिमेंटल पार्ट की एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी, एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ मल्टीप्लाई बाई मास dm, और इस पार्ट की मान लेते हैं स्पीड v है, ये पार्टिकल v स्पीड से सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, बराबर है, तो इसकी स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी इतनी रहनी चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक काम करो, अब आपके पास अलग अलग डीएम के लिए v अलग अलग होगा, लेकिन सारे डीएम के लिए ओमेगा एक जैसा होगा, तो बेटर है कि मैं इस
v की बजाय हमारे आंसर को ओमेगा की टर्म्स में लिखूं तो मैं इस वी स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। और यहाँ पे ये जो आपस एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी आ रही है इस एलिमेंटल मास की, इस पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसे मैं डी आई लिख सकता हूँ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास। और टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, बराबर है। और सारे डी आई को आप ऐड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है इसे देख के ये मत बोल देना कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी अलग तरीके से डिफाइन हो रही है। हम यहाँ पे डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो। बाकी आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, पावर हो, वर्क हो, ये टाइप्स ऑफ मोशन को इंक्लूड नहीं करते इनकी डेफिनेशन, ठीक है। ये आपस वर्क होता है, एनर्जी होती है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है। समझ में आ रही बात। ये जो अपन अलग से काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं ये हमारी कन्वीनियंट के लिए, कि यहाँ पे वी की टर्म्स में आंसर निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है तो अपन ओमेगा की टर्म्स में बात कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशनल मोशन में हो या फिर बोलूँ रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, तो आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद रखने के लिए आप बोल सकते हो कि जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास होता है बिल्कुल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और वो काम जहाँ लीनियर वेलोसिटी करती है यहाँ पे वो एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स एक्सेस, ठीक है। अब यदि आपके पास ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप का मोशन एक साथ इंक्लूड हो जाए, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है और बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है वी सी इसके सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ओमेगा स्पीड से रोटेट भी कर रहा है। इसे आप बेसिकली बोलते हो आपके पास प्लेन मोशन, या आप इसे रोलिंग मोशन भी बोल सकते हो। यानी कि काइनेटिक ये ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों एक साथ हो रहे हैं। बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है, एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ मास खुद भी चल रहा है। ऐसे केसेज में आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आप चाहो तो इसके छोटे छोटे एलिमेंट के डीएम मास लेके उनकी लीनियर वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर करके उसका जब अच्छे से सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी के पास दो टाइप के मोशन हो रहा है, एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपके पास रोटेशनल मोशन होता है, तो इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, या फिर बोलूँ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ मैं आई सी लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये आ गया आपस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसे आप बोल सकते हो ये बेसिकली स्पिन मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास खुद चल रहा है तो सेंटर ऑफ मास की खुद काइनेटिक एनर्जी आएगी, जिसे आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो हाफ एम वी सी का स्क्वायर। आप इसे ऐसा भी याद रख सकते हो ये हमारे पास ऑर्बिटल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है और ये स्पिन मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे मैं एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड करके लिख रहा हूँ। वैसे ये वाला फॉर्मूला आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी लगा सकते हो, अबाउट फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन भी लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपस जनरल फॉर्म में मैंने लिख रखा है काइनेटिक एनर्जी को, बराबर है। एक छोटे सी सिचुएशन देखते हैं जहाँ से आपको और बढ़िया तरीके से पता चले, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास एक रिंग ली है मैंने, ये मैं एक रिंग ले रहा हूँ और इस रिंग की बात कर रहा हूँ कि इस रिंग की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए। मैं इसके मोशन की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम से देखिए मैं इसके मोशन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज ये रिंग ये वाले एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, और ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है, बढ़िया। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहाँ पे, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इस रिंग के पास ऑर्बिटल मोशन भी और स्पिन वाला मोशन भी, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी घूम रही है
और इसका सेंटर ऑफ मास खुद भी घूम रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले से आपके पास काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। मैंने इसकी रिंग की जो है ना, रिंग की रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर और मास ले लेते हैं एम, बराबर है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखनी चाहिए, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी एक आपके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से आप लिख सकते हो हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस सेंटर ऑफ मास खुद घूम रहा है तो उसकी वजह से हाफ एम वी सी का स्क्वायर। सारी वैल्यू मैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ है और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है, इसका अबाउट ओमेगा से घूम रही है तो पूरी बॉडी सेंटर ऑफ मास का अबाउट भी ओमेगा से ही घूमेगी। आप थोड़ा सोच के देख लो, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर, तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और मैं वीक सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, वो बेसिकली में अच्छा इधर की तरफ रहेगी, मैंने डायरेक्शन उल्टी दिखा, ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ पे इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रहेगी वी सी। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी आर, तो वी सी को मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक तरीका है जो जनरल फॉर्मूले से लिख रहे हैं। अब इसी पार्टिकल, ये जो रिंग है ना, इस रिंग में मैं ये वाला फॉर्मूला लगाने के बजाय मैं बोल सकता हूँ इस फिक्स एक्सेस के अबाउट तो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इस फिक्स एक्सेस के लिए तो एक और तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। वो क्या लिख सकते हैं, फिक्स एक्सेस के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये कब लगाना, जब हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, बराबर है। और इसके अबाउट घूम रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, आप लिखोगे एम आर स्क्वायर इधर वाले का अबाउट प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम डी स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। क्या ये वाला और ये वाला आंसर तो सेम ही है ना, बस हमारा लिखने का तरीका चेंज हुआ है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर ही है, जो मैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे से यही याद रखना कि आपके पास यदि एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो आप ये फॉर्म लगा सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे। और आप ये नहीं लगाना चाहते हो और सेंटर ऑफ मास घूम रहा है तो उस केस में आप ये वाले भी बात कर सकते हो, यानी कि बॉडी का जो प्लेनर मोशन कंसिडर करते हुए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। यदि आप प्लेनर मोशन कंसिडर कर रहे हो तो एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का रोटेशनल मोशन होगा जिसे आप स्पिन मोशन भी बोलते हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, और एक सेंटर ऑफ मास खुद का मोशन होगा उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद करते हैं आगे से काइनेटिक एनर्जी को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्क वाले पार्ट को एक बार के लिए देखते हैं कि वर्क कैसे डिफाइन होता है। वर्क को अपन ऐसे डिफाइन करते थे ना, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट होता था और वेरिएबल होने की केस में आप एलिमेंटल वर्क निकालते थे और एलिमेंटल वर्क इस तरीके से डिफाइन कर देते थे, और टोटल वर्क के लिए आप क्या कर रहे थे, इसे इंटीग्रेट कर रहे थे, राइट। यहाँ भी वर्क ऐसे ही डिफाइन होगा, बस क्वांटिटीज अपन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे जो बिल्कुल इनके इक्विवेलेंट होगी। थोड़ी सी सिचुएशन से समझते हैं और बढ़िया पता लगेगा। जैसे हमारे पास ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसके अबाउट ये हमारे पास बॉडी रोटेट कर सकती है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब सोचो यहाँ पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से आर डिस्टेंस पे इस तरीके से, ये एक एफ फोर्स लगाया, और इस एफ फोर्स के लगाने से ये पूरा जो सिस्टम है वो थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू पोजीशन आ जाती है, बहुत हल्का सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट मैं ले रहा हूँ डी थीटा, बराबर है। तो बॉडी ये हल्का सा आपके पास थोड़ा सा आगे की तरफ एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंटल वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, मैं उसे लिख सकता हूँ ना एफ
डी एस, दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो चलेगा, बराबर है। और मैं डी एस को चाहूँ तो यहाँ पे डी एस की न्यूमेरिकल वैल्यू को आर थीटा भी तो लिख सकता हूँ, आर डी थीटा तो भी चलेगा। और एफ आर को यदि आप यहाँ पे देखते हो तो ये बेसिकली टॉर्क आ जाता है। तो ये हमारे पास एलिमेंटल वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डी एस लिखूँ या टाउ डी थीटा लिखूँ एक ही बात है। आप देखिए कि एफ और डी एस दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैंने आगे कॉस थीटा जो है वो कॉस आपस 0 डिग्री लिख रहा हूँ मैं, बराबर है, एफ और डी एस के बीच का एंगल। सिमिलरली यदि आप टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क और जो थीटा है ये एंगुलर क्वांटिटी है और इनकी डायरेक्शन राइट एंड थंब रूल से आती है। यदि आप टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ आ रही है, ये टॉर्क की डायरेक्शन। और जो थीटा की डायरेक्शन है वो भी इधर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ, बराबर है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही, इसलिए यहाँ भी आप चाहो तो cos 0 डिग्री ही लिखोगे, बराबर है। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, यदि टॉर्क कांस्टेंट है यानी थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, टॉर्क और थीटा के बीच की एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ टाउ मल्टीप्लाई विद डी थीटा। और यदि वेरिएबल हुआ, टॉर्क वेरिएबल हुआ तो मैं इसे इंटीग्रेट करके निकाल लूँगा, बराबर है, जैसे फोर्स में कर रहे थे कांस्टेंट और वेरिएबल होने पे, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी है। आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिखते हो टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर तो भी चलेगा, एक ही मोम आया, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। सिमिलर टू दिस वन अपन पावर की भी बात कर सकते हैं। यदि आप पावर की बात करते हो तो पावर आप कैसे डिफाइन करते हो, एनर्जी अपॉन टाइम इंटरवल। अरे पावर को अपन ऐसे ही डिफाइन करते थे ना, एनर्जी अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर बोलूँ कि किस रेट के साथ आपके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। एनर्जी ट्रांसफ़र को मैं वर्क डन भी लिख सकता हूँ, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर, उसका वर्क को इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आपके पास हो जाएगा टोटल वर्क डन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, बराबर है। आप चाहो तो वर्क को ऐसा भी लिख सकते हो टाउ डेल्टा थीटा, चलेगा, डेल्टा टी। और किसी इंस्टेंट पे यदि आपको पावर चाहिए, पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो आप जो टाइम इंटरवल वो छोटा सा लोगे तो एलिमेंटल वर्क डन आ जाएगा, बराबर है। और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो टाउ मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। देखो डी थीटा अपॉन डी टी को आप ओमेगा लिख सकते हो ना, तो उस इंस्टेंट पे ओमेगा है डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये आपस ओमेगा आ जाएगा। आप इसे मोर प्रिसाइजली कोई ऐसा भी लिखेगा तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टाउ वेक्टर डेट डॉट ओमेगा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, पावर स्केलर क्वांटिटी थी पावर, और ये जो मैंने लिखा है ना ये वर्क नहीं है, ये बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब तक की स्टोरी से ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या फिर हमारे पास वर्क हो या पावर हो, सब वैसे ही डिफाइन हो रहा है जो अब से पहले डिफाइन होता था। बस मैं उनको लिखने के लिए जो लीनियर वाले जो कम वेरिएबल थे उनकी जगह मैंने एंगुलर वाले वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि मेरी प्रॉब्लम का आंसर जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है उस मोशन के आपके पास एंगुलर वाले पैरामीटर गिवन होते हैं, इस वजह से, और तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे एक और चीज़ होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, जहाँ पे आप बात करते हो कि एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो उसको रिलेट करने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो बात आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, आपको और बढ़िया तरीके से पता लगेगा। यहाँ पे एक रिजिड रॉड गिवन है जिसकी लेंथ एल, मास एम है। एक एंड को मैंने फिक्स कर रखा है, इस फिक्स एंड के अबाउट इट इज़ फ्री टू रोटेट, और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना जहाँ से मैंने फिक्स किया है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, बराबर है। और इस रोड को मैंने ऐसे वर्टिकल पोजीशन में ला के रिलीज कर देता हूँ, ये ऐसे रोटेट करेगी। आपको बताना है कि जब ये लोवेस्ट पॉइंट से घूमेगी उस पॉइंट पे एंगुलर स्पीड कितनी होगी, बराबर है, ठीक है भाई। अब आप यहाँ बोलोगे कि स्टार्टिंग के अंदर इसका सेंटर ऑफ मास इधर है L/2 डिस्टेंस पे, राइट, और बाद में सेंटर ऑफ मास L/2 नीचे आ जाता है, तो टोटल सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है, L डिस्टेंस नीचे है, तो mgl, ये बेसिकली लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए,
इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यदि काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है तो इस मोमेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं जो रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस वाला जो फॉर्मूला है ना उधर से लिख सकता हूँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोड का, एक एंड से जब आप फिक्स करते हो तो कितना आता है, वो आता है ml स्क्वायर बाई 3, यही आता है। तो लिख दिया मैंने ये mgl, ये m से m कैंसिल आउट, एक l से एक l कैंसिल आउट। ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6g/L और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये आपके पास एंगुलर स्पीड होगी जब ये लोवेस्ट पोजीशन से पास हो रही होगी। ये ओमेगा बेसिकली वेरिएबल होगा क्योंकि इसकी काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी। यहाँ तक आप देखते हो तो इस मोमेंट तक इसकी पोटेंशियल कम हो रही थी और काइनेटिक बढ़ रही थी। इस मोमेंट में काइनेटिक मैक्सिमम है, इस मोमेंट के बाद में फिर ये ओमेगा कम होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो इस पूरे सेशन में अपन यही बात कर रहे थे वर्क, एनर्जी और पावर की, जब आपस बॉडी के पास रोटेशनल मोशन हो रहा हो। बराबर है, ओके, बहुत बढ़िया।